जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे सफल हो गई जयशंकर जी की ईरान कूटनीति। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सुरक्षित मुंबई पहुंचा भारत का तेल टैंकर। हॉर्मुज में भारत को मिली बहुत बड़ी राहत। बाकी देशों के जहाज वहीं फंसे रह गए, मात्र अपना भारत ही वहां से निकल पाया। दोस्तों बताएंगे कैसे भारत की कूटनीति आई काम, इस पर ईरान ने क्या दिया प्रतिक्रिया, और कैसे भारत को भड़काने के लिए ईरान वॉर पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने नई दिल्ली को आगाह कर दिया, चेता दिया है कि भारत मुश्किल में है। बताएंगे किस मुद्दे को लेकर ऐसा कहा गया है। दोस्तों तो वहीं अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर सबसे बड़ा किया गैर परमाणु बम का हमला। सैटेलाइट फोटो ने मचा दिया हलचल। दोस्तों साथ ही साथ ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा क्या पाकिस्तान। प्रिंस सलमान के एक इशारे पर दौड़े दौड़े सऊदी अरबिया पहुंच गए शहबाज शरीफ। बताएंगे कैसे पाकिस्तान बेचैन हो रहा है इस समय। तो वहीं एक तरफ शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी, तो पाकिस्तान में अमेरिका ने ले लिया बड़ा फैसला। पैरों तले शहबाज की खिसक गई जमीन। दोस्तों एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक यानी लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में आप सभी का साथ बहुत जरूरी है। तभी अपना भारत इस युद्ध भरे समय को भी पार कर पाएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन खबर की, जहां मिडल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के जहाजों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग बोले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग बंद कर दिया है। वहीं भारत के कूटनीतिक प्रयासों के बाद भारतीय झंडे वाले टैंकरों को वहां से गुजरने की विशेष अनुमति मिल गई है। सूत्रों के अनुसार ये महत्वपूर्ण सफलता भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हुई उच्च स्तरीय बातचीत के बाद मिली है। इस कूटनीतिक सफलता के तुरंत बाद कम से कम 2 भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल सामरिक रूप से इस संवेदनशील जल मार्ग से सुरक्षित गुजरते हुए देखे गए हैं। इससे पहले भारतीय कप्तान के नेतृत्व में सऊदी अरबिया का कच्चा तेल लेकर आ रहा एक लाइबेरिया ध्वज वाला टैंकर भी मुंबई बंदरगाह पर सुरक्षित पहुंच चुका है। ये युद्ध शुरू होने के बाद हॉर्मुज से गुजरने वाला पहला भारतीय जहाज बना है। दोस्तों वाकई में इस खबर ने हर एक भारतीयों के दिल को गदगद कर दिया है कि मात्र अपने भारत के जहाजों को ही वहां से एंट्री मिल पाई है। दोस्तों अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद यह संघर्ष अब अपने 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बोले तो IRGC ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज को ईरान की अनुमति लेनी होगी, अन्यथा वे हमले का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों ईरान ने अब तक 13 संदिग्ध हमले किए हैं, जिसमें हाल ही में 3 मालवाहक जहाजों को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया था। ईरान का कहना है कि वो उन जहाजों को बिल्कुल भी रास्ता नहीं देगा जो अमेरिका या इजराइल के हितों की सेवा करते हैं। ऐसे में भारत को मिली ये छूट भारत की संतुलित विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अब इसे आप वाकई में मान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूत यानी कि जयशंकर जी की ईरान कूटनीति सफल हो गई। मात्र एक फोन कॉल पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर सुरक्षित मुंबई पहुंच गया भारत का तेल टैंकर। इससे बड़ी बात किसी देश के लिए क्या ही होगी। दोस्तों ऐसे में जिस प्रकार से भारत में विपक्षी पार्टियां भारत की मोदी सरकार पर कटाक्ष करती नजर आ रही है, दोस्तों उनको तगड़ा जवाब मिला है। आप लोगों की क्या राय है विपक्षियों को लेकर, बताइएगा जरूर। इस मुद्दे पर भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा। अगली खबर बेहतरीन जानकारी की बात कर लेते हैं, जहां दोस्तों जयशंकर जी की बातचीत से पहले भारत ने आक्रामक रवैया भी अपनाया था। आपको बता दें, अगर ईरान बात नहीं मानता तो भारत ने दूसरा तरीका क्या अपनाया था। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो UNSC में उस प्रस्ताव को स्पॉन्सर किया है जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के देशों और जॉर्डन पर ईरान द्वारा किए गए भयानक हमलों की कड़ी निंदा की गई है। इस प्रस्ताव में ईरान से सभी हमलों को तुरंत रोकने की मांग की गई है और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की उनकी धमकियों की भी आलोचना की गई। यानी कि भारत ने वहां पर यह भी दिखा दिया कि समंदर में दादागिरी नहीं चलेगी। UNSC में ईरान के खिलाफ प्रॉपर उतरा था अपना भारत, पाकिस्तान सहित 135 देशों का समर्थन। दरअसल 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने बुधवार को इस प्रस्ताव को अपनाया। इसके पक्ष में 13 वोट पड़े और विरोध में 0। वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्य चाइना और रशिया ने मतदान से दूरी बनाए रखी। वर्तमान में UNSC की अध्यक्षता अमेरिका के पास है। सह प्रायोजक देश बहरीन के नेतृत्व वाले इस प्रस्ताव का कुल 135 देशों ने सह प्रायोजन किया, जिसमें कि अपना भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया,
यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई प्रमुख देश शामिल है। इन देशों ने यूनाइटेड नेशन में खुलकर ईरान की दादागिरी के खिलाफ आवाज उठाई। इन प्रस्ताव में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया गया है। इन देशों पर ईरान के हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है। दोस्तों, इसमें गौर करने वाली बात यही है कि भारत ने भी ईरान की दादागिरी के खिलाफ खुला समर्थन किया, लेकिन जयशंकर जी के कॉल के बाद जिस प्रकार से भारत के जहाजों को, भारत के कंटेनर्स को इजाजत दी गई दोस्तों, इसके बाद ये साफ साफ दिखता है कि भारत की कूटनीति हर तरीके से रंग लाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, भारत को पता था कि प्यार से मानेगा तो मानेगा, वरना उसकी दादागिरी के खिलाफ भी हम बड़ी चुनौती खड़ी कर देंगे, बड़ा ऐलान करेंगे, जो कि हुआ भी कुछ ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, वहीं ईरान वॉर पर अमेरिकी एक्सपर्ट ने नई दिल्ली को आगाह भी कर दिया, कह दिया कि भारत मुश्किल में विदेश नीति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रहा है। दरअसल ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत को डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और लेखक माइकल कुगेलमैन ने इंडिया टुडे की टीवी को बताया कि नई दिल्ली को अपने स्ट्रेटेजिक हितों की रक्षा करने, जरूरी पार्टनरशिप बनाए रखने और एनर्जी सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए सावधानी से कदम उठाने चाहिए। साथ ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अपने लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को इस समय विदेश नीति के इन सिद्धांतों का पालन करने में मुश्किल हो रही है। दोस्तों, उधर बता दें, खबर यह भी है कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया है। अमेरिका ने हाल ही में ईरान के एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थल पर अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गिराया है। ये बम ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावित जगह पर गिराया गया। इस घटना ने युद्ध को एक नया मोड़ दे दिया है। ये युद्ध सिर्फ तेल या क्षेत्रीय ताकत का नहीं रहा, बल्कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने का हो चुका है। 9 से 10 मार्च को ईरान के पार चीन सैन्य परिसर में टालेगन 2 नाम की जगह पर हमला हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक जैसे मिडलबरी इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बोले तो ISIS के विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट ने कहा कि 3 बड़े छेद दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये छेद GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर MOP बम से मेल खाते हैं, जो 200 फीट तक कंक्रीट में घुसकर फट जाता है। ये बम सिर्फ B-2 बम्बर से गिराया जा सकता है। B-2 मिजोरी के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से उड़ा, ईरान पहुंचा और वापस लौटा। कुल 25,000 किलोमीटर का सफर तय किया इसने। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ईरान पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। मैरीलैंड में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में चल रहे हालात पर उनकी कड़ी नजर बनी हुई है। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सेना 1 घंटे के अंदर तेहरान की विद्युत क्षमता को खत्म कर सकती है। ईरान के खिलाफ अपनी जीत का दावा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध के मोर्चे पर हमारे पास बहुत अच्छी खबर है, यानी वे पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। ईरान पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। ईरान लगभग आखिरी रास्ते पर है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे तुरंत खत्म कर देंगे, लेकिन वे ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कोई नौसेना नहीं है, उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उनके पास कोई एंटी एयर ट्रैफिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके पास कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है। हम बस उस देश पर आजादी से घूम रहे हैं। तो वहीं आपको अगली बेहतरीन जानकारी बता दें, क्या ईरान के खिलाफ जंग में कूदेगा पाकिस्तान? प्रिंस सलमान के एक इशारे पर दौड़े दौड़े सऊदी पहुंच गए PM शहबाज शरीफ। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरबिया पर ईरानी हमले से पाकिस्तान जो है वो काफी परेशान है। पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील है, जिसके तहत एक देश पर हमला दूसरे पर हमला माना जाता है। वहीं पाकिस्तान की ईरान से भी करीबी दोस्ती है। दोनों इस्लामी मुल्क हैं और आपस में पड़ोसी भी हैं। ऐसे में पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो किसके साथ खड़ा हो इस मुश्किलात समय में। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। माना यह जा रहा है कि इस दौरान वे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सऊदी के दौरे पर गए थे, जो हमने आपको बताया था। डाउन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी करके बताया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बुलावे पर यह दौरा कर रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि शहबाज शरीफ इस दौरान प्रिंस सलमान के साथ एक मीटिंग करेंगे, जिसमें वे इस इलाके में चल रहे तनाव, इलाके की सुरक्षा की स्थिति और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों पर विचारों का लेन देन करेंगे। पाकिस्तानी PMO ने कहा कि ये दौरा डिप्लोमेटिक एरिया में पाकिस्तान के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट कर रहा है और पाकिस्तान ये रोल निभाता रहेगा। लेकिन वहीं एक दिन पहले ही
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के फॉरेन मीडिया स्पोक पर्सन मुशर्रफ जैती ने कहा था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए आवश्यकता पड़ने पर पहले से मौजूद रहेगा। हालांकि 28 फरवरी को ईरान पर इजराइल अमेरिका के हमले के बाद ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आया। इसे आप साफ साफ कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया को मूर्ख बना रहा है पाकिस्तान। आपको बता दें, इस सुरक्षा डील से पहले पाकिस्तान ये सोच रहा था कि सऊदी के साथ इस सुरक्षा डील को कर लेता हूँ ताकि हमारे देश की भुखमरी दूर हो जाएगी, सऊदी हमारी मदद करेगा, इसके बदले में अपना परमाणु सुरक्षा हम सऊदी को देंगे क्योंकि सऊदी को कभी भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिर सऊदी पर कौन ही अटैक करने वाला है, सऊदी पर कोई हमला नहीं करेगा और ऐसा कोई कंडीशन या फिर सिचुएशन नहीं बन सकता कि सऊदी पर कोई अटैक करे। ये सब सोच विचार कर पाकिस्तान ने सऊदी के साथ ऐसा डील कर लिया। लेकिन आज पाकिस्तान भुखमरी से तो मर ही रहा है, साथ ही साथ अब सऊदी से भी हाथ धोने का समय आ चुका है क्योंकि सऊदी पर लगातार ईरान का अटैक हो रहा है और पाकिस्तान इस सुरक्षा डील के बावजूद भी सऊदी के समर्थन में खड़ा नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान को पहले यह लग रहा था कि इस सुरक्षा डील के बाद हमारे देश पर भारत का अटैक होगा, भारत के साथ युद्ध होगा तो सऊदी हमारी मदद करेगा, हर तरीके से माला माल हम रहेंगे ना कि सऊदी अरब। लेकिन आज ये समय आ चुका है दोस्तों कि पाकिस्तान को लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इस डील को करने के बाद हमारा ही इस्तेमाल होने लगा। इस मूर्ख पाकिस्तान और पाकिस्तान के इस मूर्ख प्रधानमंत्री के लिए आपकी क्या राय होगी दोस्तों? भारी मात्रा में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। साथ ही साथ अगली बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां उधर बलूच विद्रोहियों ने भी कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन को उड़ा दी धज्जियां। ऊर्जा संकट के बीच पाकिस्तान पर दोहरी मार की दोहरी पड़ी खबर। एक तरफ दोस्तों जब पूरी दुनिया में ईंधन की कमी देखी जा रही है, तब पाकिस्तान को नया झटके पर झटका लगा। गैस की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से कराची तक फ्यूल ले जाने वाली एक बड़ी गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ की खबर है। स्थानीय मीडिया के अनुसार बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स बोले तो बीआरजी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक बयान में बीआरजी प्रवक्ता दोस्तैन बलूच ने कहा कि ग्रुप के लड़ाकों ने बुधवार यानी 11 मार्च शाम को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काज मोर इलाके के पास 36 इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। जी हां, प्रवक्ता के अनुसार इस धमाके से सुई से कराची तक नेचुरल गैस ले जाने वाली पाइपलाइन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीआरजी ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि वो ऐसी गतिविधियों को टारगेट करना जारी रखेगा। एक अलग घटना में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट बोले तो बीएलएफ ने बलूचिस्तान के टंप इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ कई हमले किए जिसमें मिलिट्री के 15 जवान मारे गए दोस्तों। तो वहीं बता दें कैसे तीसरी मार भी झेल रहा है पाकिस्तान। अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर दूतावास को परमानेंट रूप से बंद कर दिया। जी हाँ, स्थायी रूप से बंद कर दिया पाकिस्तान के पेशावर में अपने दूतावास को। क्या है इसकी वजह बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला ले लिया है। ये दूतावास अफगान सीमा के सबसे नजदीक स्थित अमेरिकी राजनयिक मिशन था और 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद से एक प्राथमिक संचालन केंद्र हुआ करता था। ऐसे में हमें मिली जानकारी के अनुसार अधिसूचना के मुताबिक अमेरिका ने इस सप्ताह अमेरिकी संसद को वाणिज्य दूतावास को बंद करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया और कह दिया कि इससे प्रति वर्ष 75 लाख अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। अमेरिका ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में अमेरिकी राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि जब रशिया, अमेरिका और चीन मिलकर भारत पर हमला कर देंगे उस वक्त उनका कलेजा ठंडा पड़ जाएगा, यानी उस वक्त उनके कलेजे को ठंडी पहुंचेगी क्योंकि इससे भारत को तोड़ने वाला जॉर्ज सोरोस का एजेंडा सफल हो जाएगा। जी हाँ, झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी की ओर से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार पर आरोप लगाने और तंज भरने के बाद उन पर इस तरह से पलटवार किया है। राहुल गांधी लगातार मोदी कंप्रोमाइज्ड वाला एजेंडा चला रहे हैं और अब कहने लगे हैं कि पश्चिम एशिया संकट से वो लोगों को नहीं घबराने को कह रहे हैं और खुद ही घबराए हैं कि संसद भी नहीं आते। गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया वालों से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के बारे में कहा कि वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सुबह में डोनाल्ड ट्रंप को गाली दें, दोपहर में व्लादिमीर पुतिन को गाली दें और शाम में शी जिनपिंग को गाली दें। जब प्रधानमंत्री इन तीनों को गाली देंगे तो राहुल गांधी के कलेजे को ठंडक मिलेगी। जब रूस, अमेरिका, चीन तीनों मिलकर हमारा बॉयकॉट कर देंगे, तीनों मिलकर जब हमारे ऊपर हमला कर देंगे तो उनके कलेजों को पूरी ठंडक मिलेगी क्योंकि जॉर्ज सोरोस का जो उनका एजेंडा है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर उल्टी बयानबाजी की कि पीएम मोदी घबराए हुए हैं इसलिए सदन में नहीं आ पा रहे हैं, इसका आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसे में जहां पर केंद्र सरकार को भारत के नागरिकों के लिए इस संकट की घड़ी में सोचना पड़ रहा है, ऐसे समय में भारत का विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस पर आपकी राय, आपका जवाब तो भारी मात्रा में मिलता है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, जहां पर भी आपका ग्रुप हो, चाहे व्हाट्सएप,
फेसबुक एक्स पर शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, ताकि ये खबर जन जन तक पहुंचे और हर कोई अपनी राय जवाब रख सके। तो शेयर जरूर करिएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।